हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनबी। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आपकी कक्षा 10 की जीव विज्ञान के प्रथम पाठ को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जीव विज्ञान का जो पहला पाठ है वह है जैव प्रक्रम। तो इस जैव प्रक्रम को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के बारे में हम सिंपल सी बात या साधारण सी बात अगर हम जानें तो जीवित रहने के लिए जो हमारी आवश्यक क्रियाएं हमारे जीवन में होती हैं उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमारा भोजन या पोषण होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है और उसका उत्सर्जन होता है या वहन होता है। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे जैव प्रक्रम को संपादित करती हैं। और एक चीज़ और होती है, इन चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये सजीव है। सजीव और निर्जीव के बीच के लिए हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इनमें हम देखते हैं कि हमारा जो जितने प्रकार के 5-6 प्रक्रियाएँ होती हैं तो ये हमारे सजीवों के लक्षणों में भी आता है। एक शब्द इसमें आता है अनुरक्षण। अब अनुरक्षण क्या होता है? थोड़ा सा पिछली क्लास में मेरे को बच्चे पूछते थे कि अनुरक्षण क्या है। तो अनुरक्षण कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सामान्य सी प्रक्रिया है। अब सजीवों को तो हमने लक्षण बता दिया आपको कि सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं और जैव प्रक्रम में भी वही हमारे सारे लक्षण आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पाचन है, श्वसन है और वहन है, उत्सर्जन है और इस प्रकार की 5 क्रियाएँ जो हमारी हैं ये जैव प्रक्रम में आती हैं। अनुरक्षण की हम बात करते हैं तो अनुरक्षण ये सारी क्रियाओं के बाद हमारा जो अंतः प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। इन सारी क्रियाओं को तो हमें जीवित रखने के लिए करना होता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं तो वो चलते रहती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया, सांस हम सोए रहते हैं तब भी सांस हमारी चलती रहती हैं, या रुधिर परिसंचरण का कार्य हमारे सदैव निरंतर हम विश्राम कर रहे होते हैं, रात्रि में सो भी रहे होते हैं तो तब भी चलता रहता है, या हमारे जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारे हमेशा कार्य कर रही होती हैं, मस्तिष्क हमारा सदैव कार्य कर रहा होता है, या हमारे शारीरिक जो आंतरिक अंग हैं, अंतरस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ये समस्त क्रियाएँ चलते रहती हैं। इनको हम अनुरक्षण कहते हैं। तो हम सीधे से अपने पॉइंट पर आते हैं कि जो जैव प्रक्रम है वह किस प्रकार से संपादित हो रहा होता है। इसमें आपके मैंने लेसन में आपके दिखा रखा, उसमें देख सकते हैं। तो इसको अगर आप पारिभाषिक रूप से देखना चाहेंगे तब हम कह सकते हैं जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। उसमें भी चलता रहता है जब हम कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठ रहे हों या हम अन्य कोई क्रियाकलाप कर रहे हों, उसमें भी अनुरक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो संबंधित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब वैज्ञानिक परिभाषा होगी कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाएँ ये हमारे जैव प्रक्रम में आती हैं। अब इसमें जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं, इसमें जो हमने पाचन से लेकर के आपके उत्सर्जन तंत्र तक की हमने बात करी तो ये समस्त प्रक्रियाएँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु हमारे पास आता है पोषण की बात हम करते हैं। एक पहला बिंदु हमारे पास पोषण आता है, तो वो समस्त प्रक्रियाएँ आपने जान ली। पहला बिंदु हमारे पास पोषण आता है, तो पोषण की हम बात करते हैं। तो पोषण क्या चीज़ है? अभी तक हमने जाना था कि भोजन के बारे में, भोजन क्या होता है। तो मैंने पिछली क्लास में भी पूछा भी था, लेकिन कोई बच्चा हमको बता नहीं पाया उसकी वास्तविक परिभाषा क्या होती है। भोजन और पोषण में अंतर होता है। भोजन को हम फूड कहते हैं, अंग्रेजी की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी में भोजन को हम फूड कहते हैं, पोषण को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक, तो दो चीज़ें जो होती हैं ये अलग अलग होती हैं। भोजन क्या होता है? वह ठोस या तरल सामग्री जिसको ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है और कार्य करने की क्षमता मिलती है तथा रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें मिलती है। ऐसे पदार्थों को हम भोजन कहते हैं। अब पोषण जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या है? ग्रहण किए गए भोजन का आत्मसात होना पोषण कहलाता है। जो भी भोजन हमने ग्रहण कर रखा है उसके जो तत्व हमको शरीर में मिलते हैं वो हमारा पोषण कहलाता है। तो उस पोषण और भोजन की बात हम जान लेते हैं। इसको जानने के बाद अब हम आते हैं कि पोषण किस प्रकार का होता है या कितने प्रकार के पोषण होते हैं। तो समस्त रूप से हम अगर जानें तो जनरली पोषण जो हमारा होता है 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, दूसरे को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसको हम कह सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक आपने 9th में भी पढ़ा है। ऑटो जो स्वयं करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण का मतलब है
वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उनको हम स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। वही पौधे हमारे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं जो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे जो भी हरे पेड़ पौधे हमारे हैं इनको हम स्वपोषी जीवों के रूप में गिनते हैं। तो स्वपोषी पोषण किस प्रकार का होता है? वे जीव जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उनको हम स्वपोषी पोषण या स्वपोषी जीव कहते हैं। तो समस्त हरे पेड़ पौधे हमारे स्वपोषी जीवों के या स्वपोषी प्राणियों के रूप में गिने जाते हैं। तो स्वपोषी पोषण में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है क्लोरोफिल, जो पत्तियों में पाई जाती है। चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है। इसमें पत्तियों की अगर संरचना की आप बात करते हैं तो पत्तियों में आप देखते हैं मध्य सिरा होती है और पर्णपटल, सिराएँ, छोटी सिराएँ जो होती हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो ये प्रक्रिया इसमें होती हैं। इसको थोड़ा सा मैं जनरल आइडिया आपको दे देता हूँ कैसे ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो क्या होता है इसमें, ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। इसमें से जल तथा खनिज जड़ों से होकर के जाइलम के माध्यम से पेड़ के पत्तियों तक पहुंचता है। वहां पर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिससे अपने का भोजन तैयार होता है, जो स्टार्च के रूप में इनको मिलता है। इसका हम रासायनिक समीकरण हम बात करते हैं तो देखिए आप 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जल की मात्रा को ये बनाते हैं। यानी ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में इनका इकट्ठा रहता है ये भोजन। तो अगर हम इसके वास्तविक तत्वों की हम बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल तथा खनिज लवण, इनके माध्यम से जो हमारे पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। और इन्हीं पेड़ पौधों के द्वारा तैयार किए भोजन पर हमारे अन्य जीव निर्भर रहते हैं, जिनको हम विषमपोषी जीव कहते हैं। तो पहली चीज़ आपने देखा कि हमारे स्वपोषी में क्या क्या आते हैं। इसमें इनकी प्रक्रियाओं के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया कि वे किन किन कारणों से कैसे कैसे हमारी ये अपना भोजन बनाते, प्लांट्स अपने भोजन को तैयार करते हैं। तो इसको ज़्यादा डिटेल में अभी हमारे इसमें टॉपिक में है भी नहीं ज़्यादा, तो इतने में ही आप समझ सकते हैं कि हम ये जो स्वपोषी प्लांट होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आपने प्रक्रिया जान ली और समझते पेड़ पौधे हमारे जो हरे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वे इसी ग्रुप में रखे जाते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप हमारा आता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में जो हमारे हरे पेड़ पौधे उनसे हट करके जितने भी जीव हमारे पृथ्वी में हैं, वे समस्त जीव जो होते हैं ये विषमपोषी पोषण के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। विषमपोषी का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और ये जो स्वपोषी जो जीव होते हैं इनके द्वारा तैयार किए भोजन पर ये निर्भर रहते हैं। अब इसमें दो चार चीज़ें हमारे और भी आती हैं, जैसे हमारी या फफूंदी है या जिसको हम कहते हैं फंगस कहते हैं, या ईस्ट है या मशरूम, हमारे जो भी हम चीज़ें हम देखते हैं ये हमारे पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन पेड़ पौधों की गिनती में लिए जाते हैं। लेकिन ये इनको हम कहते हैं, आपने 9th में भी पढ़ रखा है कि इसको हम कहते हैं मृतोपजीवी। ये जो जीव होते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने भोजन को तैयार कर रहे होते हैं। तो विषमपोषी पोषण पे हमारा सिंपल सी बात है कि किस प्रकार से अपना करते हैं। एक इसमें आपका बिंदु आया था इसमें कि अमीबा के भोजन का आप बता सकते हैं कैसे होता है, करके अमीबा में कुछ नहीं होता है। अमीबा में इसके जो हमारे पादाप या कूटपात जो होते हैं इनके बीच में भोजन के कणों को फंसाता है, उसको अवशोषित करता है, इस तरीके से ये बनाता है। इसके डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं आराम से, अमीबा के भोजन की प्रक्रिया भी आप देख सकते हैं। तो आराम से इसमें आपको मिलेगा, विशेष कुछ नहीं है। जीव किस प्रकार से लेता है, एक रिक्तिका के बना लेता है, उसमें जब जीव को अंदर ले लेता है, डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें। अगर इसको आप गौर करके देखते हैं इस वाले को, ये देखिए आप, ये यहाँ एक ले रहा है, यहाँ से जीव को इसने लिया, उसके बाद इसने यहाँ पर क्या बना दिया, खाद्य रिक्तिका बना दिया, वैक्यूल्स बना दिया, और यहाँ पर इसको ग्रहण करने के बाद, चूसने के बाद फिर धीरे धीरे वो उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हमने क्या कहा, अमीबॉइड जो फूड प्रोसेस होती है वो इस प्रकार की होती है। अमीबा किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है, तो ये अंतर ग्रहण के बाद इसको शुष्कांग से खींचने के बाद में कर लेता है, इन भोजनों को ग्रहण कर लेता है।
तो हम अपने नए टॉपिक में आते हैं, इसके नए बिंदु पर आते हैं। मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। तो हमारे जो महत्वपूर्ण है यहाँ इसमें आता है मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। तो इसको थोड़ा सा आपने इससे पहले कि आपने डाली स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में भी हमारा मनुष्य आता है। विषमपोषी पोषण हमारा जो मनुष्य है वो विषमपोषी जीव के रूप में गिना जाता है। तो मनुष्य में भोजन किस प्रकार होता है। तो ये मनुष्य के पाचन तंत्र के आधार पर हम इसे कह सकते हैं। मनुष्य आप जानते हैं कि मुंह से भोजन ग्रहण करता है और आपके गुदाद्वार से भोजन बाहर निकालता है। तो मुंह से लेकर के गुदाद्वार तक के भोजन के जाने की प्रक्रिया हमारे पाचन तंत्र में आती है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से आप इसमें एक डायग्राम आपका दे रखा है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आराम से इसको समझ भी सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक वे में दिखाता हूँ। अगर हम इसको जनरली रूप से जानते हैं, भोजन हमने ग्रहण किया, फिर हमारे मुंह से गया, मुंह में भी थोड़ा पाचन हमारा हो जाता है, उसके बाद आमाशय में गया, और किस प्रकार से इसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसको हम विस्तृत रूप से अगर डायग्राम में जा करके देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं डायग्राम की तरफ में। ये आपका डायग्राम आ चुका है, इसको आप गौर से देखिए। मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है, यहाँ से आप देखिए। सबसे पहले आपने देखा हमारा मुंह जो है वो हमारा मुंह से हमने यहाँ से भोजन ग्रहण कर लिया। ठीक हो गया। मुंह में हम क्या करते हैं, पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह के यहाँ पर से शुरू हुआ, आपका भोजन यहाँ से गया। तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, आपके मुंह के अंदर क्या क्या चीज़ होती है आप जानते हैं। जीवा होती है, जीभ जिसको आप बोलते हैं, और आपके दांत होते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या होता है, भोजन हमारे यहीं से पाचन प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। कैसे होती है, मुँह में हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसिजर, कैनाई, प्री मोलार एंड मोलार, 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनको हम कृदंत, रत्नक, अग्र चौड़क और चौड़क के रूप में जानते हैं। तो जो पहले दांत जो होते हैं, जिनको हम कृदंत काटने वाले दांत होते हैं, भोजन को काटते हैं, फिर दूसरे दांत उनको फाड़ते हैं, फिर तीसरे प्रकार के दांत जो हमने प्री मोलार कहा, अग्र चौड़क जिनको कहा, वो थोड़ा सा पीसते हैं। उसके बाद जो बारीक पीसने का काम करते हैं वो हमारे चौड़क करते हैं, जिसको हम मोलार्स के रूप में जानते हैं। तो 4 प्रकार के दांतों का सेट होता है। ये भोजन को काटना, फाड़ना और चबाने का कार्य करते हैं। इसमें हमारे मुंह में जो होता है, पाचन तंत्र की हम बात करते हैं, तो यहीं से हमारा शुरू पाचन हमारा हो गया। इसमें देख रहे हैं हमारे जीभ के नीचे से अधोजंब तथा अधोजीवा ग्रंथियाँ लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सिंपल अंग्रेजी भाषा थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। सलाइवरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि भी यहाँ पर एक दिया है, आप देख रहे हैं कर्णपूर्व ग्रंथि। कान के पास में भी हमारी ग्रंथि होती है जो लार हमारी निकालती है। लार में हमारा एमाइलेज और टाइलिन नाम के एंजाइम से होते हैं, जो पाचन यहाँ पर करने की प्रक्रिया करते हैं उस भोजन का मिक्सअप करने में और उसको सुगम बनाने में। जो इस हमारे ग्रास नली है, ये ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं, इससे यहाँ तक जाने के लिए सुगम बनाते हैं। सूखा भोजन हमारे गले से नीचे नहीं उतरता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा भोजन प्रक्रिया होती है सलाइवरी ग्लैंड, या हम कह सकते हैं लार ग्रंथि, यहाँ से लेकर के उसको चबा करके एक लुगदी के रूप में बनाते हैं, जो हमारे इस ग्रसनी से नीचे को आकर के ग्रासिका से यहाँ सीधे आमाशय में पहुँचती हैं। आमाशय में जिस प्रकार जाती हैं सीधा नहीं जाते हैं, एक क्रमांकुचन गति होती है। धीरे धीरे आगे को सरकते रहा, पीछे से बंद होते रहा, आगे को सरकते रहा, पीछे को बंद रहा। जैसे आपने देखा होगा सांप अपना भोजन, बड़ा अजगर जो होता है अपने भोजन को ग्रहण करता है, वैसे सरकाते रहता है, आगे पिचकते रहता है, पीछे को सरकते रहता है भोजन। तो ये हमारे यहाँ आकर के आमाशय में भोजन पहुँच जाता है। आमाशय में इस दीवार पर जाने के बाद ये ढक्कन सा यहाँ पर लग जाता है, जिसको बाल में बोलते हैं, ये बंद कर देता है। इसके बाद आमाशय में हमारा क्या होता है, यहाँ हमारे भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें बनता है। देखिए एक छोटी सी चीज़ और बताऊँ, जो हमारे भोजन का प्रक्रिया है वो 5 स्टेप में चलती है। पहला हमारा इंजेक्शन, जिसको हम कहा अंतर्ग्रहण। दूसरा हमने कहा पाचन, जो डाइजेशन जो हमारे बीच में होता है, जिसको हम इस सेशन के अंदर देखते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इसका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद इसका एसिमिलेशन, जिसको हम स्वांगीकरण, वो होता है। और लास्ट में होता है बहिक्षेपण, इंजेक्शन। तो 5 स्टेप में होता है। बीच का जो दूसरा स्टेप है हमारा, पहला अंतर्ग्रहण, आपने भोजन को मुंह में लेना, अंतर्ग्रहण में आता है। उसके बाद दूसरी प्रोसेस यहाँ शुरू होती है इसके अंदर में। अब आमाशय में हमारा भोजन पहुँच गया। आमाशय में भोजन पहुँचने के बाद क्या होता है, यहाँ एक जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो जठर रस का उत्पादन करती हैं, निर्माण करती हैं। तो इसमें जैसे ही भोजन पहुँचता है तो इसमें जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो इसमें रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको आप देख सकते हैं। इसमें एक एंजाइम जो पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है वो स्रावित होता है, और इसमें एक श्लेष्मा होता है। आप
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पेप्सिन बनेगा और जो प्रोटीन का पाचन करता है, और एक श्लेष्मा होता है, दो चीज़ें इसमें बनती हैं। तो जो पेप्सिन होता है वो क्या काम करता है, सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है। जो भी भोजन हमारा वहाँ से आया, चबा करके भोजन से हमारे मुंह से या ग्रसने के द्वारा आमाशय में पहुँचा, इस जगह पर पहुँचा, तो उसमें हमारा भोजन का क्या हुआ, उसमें जो जीवाणु आ जाते हैं, तो उसको जो हमारा एसिड जो होता है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, वो जीवाणु रोधी कर देता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है और उसको अम्लीय भी बनाता है। और जो आपका पेप्सिन जो होता है, इसमें प्रोटीन का पाचन यहीं पर से शुरू करता है। प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन नाम का एंजाइम इसमें स्रावित होता है। श्लेष्मा क्या होता है कि जो इसकी दीवारें होती हैं, आपने देखा कि कहीं पर एसिड गिरता है तो उस जगह पर उसको जला देता है, तो वो जलाने से रोकने के लिए जो आपका श्लेष्मा होता है, म्यूकस जो होता है, जिसको हम अंग्रेजी में म्यूकस बोलते हैं, इसकी लेयर में बनाए रहता है। ये जो मैं यहाँ पर आप निशान देख सकते हैं, इसमें एक लेयर बनाया रहता है, जिससे क्या होगा, वो हमारा जो जलन जो होती है एसिड के द्वारा, वो उसमें नहीं होती, म्यूकस का काम ये होता है। तो यहाँ से पचने के बाद यहाँ पर एक पाइलोरिक रीजन इसको बोला था, जहाँ पर मैं आपको तीर का निशान आप देख रहे हैं, पाइलोरिक रीजन होता है। यहाँ से आमाशय धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके भोजन को, कुछ पचे हुए भोजन को यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इस आपके इस जगह पर ग्रहणी से यहाँ को भेजने लगता है, छोटी आँच इस ग्रहणी से, फिर यहाँ से छोटी आँच में भेजना था। इस ग्रहणी इसको बोला जाता है, यहाँ से छोटा छोटा करके भेजा जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंक्शन होता है, जंक्शन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें क्या क्या मिलता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे ही भोजन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है, आप देख रहे हैं आमाशय क्या उत्पन्न कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और म्यूकस नाम की चीज़ों को उत्पन्न कर रहा है। यहाँ से जैसे आता है तो लीवर से हमारा एक यहाँ पर छोटी सी थैली होती है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर से यहाँ क्या होता है, इसमें से पित्तरस निकल करके यहाँ पर पहुँचता है, इस जगह पर। जो पित्तरस होता है भोजन को पचाने में सहायक होता है। फिर एक यहाँ पर दूसरा अंग आप देख रहे हैं, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, पैनक्रियाज जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो ये अग्नाशय हमारा यहाँ से क्या निकालता है, इसमें देख सकते हैं, अग्नाशय में भी हमारे इसमें निकलता आपका इंसुलिन भी आपका निकलता है, ग्लूकागॉन, दो टाइप के हमारे हार्मोन और एंजाइम से इसमें निकलते हैं। इसमें और हम क्या कर सकते हैं, जो ये पैनक्रियाज है, इसमें आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज हमारा पाचक एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। आपने देखा होगा सलाइवरी ग्लैंड में भी हमारा लाइपेज इसमें आ रहा था, वो क्या होता है, सलाइवरी लाइपेज या लार लाइपेज इसको कहा जाता है, और इसको हम कहते हैं अग्नाशयिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। तो ये हमारे भोजन के पचाने में काम करता है। इसमें क्या काम करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का, और अमाइलेज जो होगा स्टार्चों को पचाएगा, और आपका जो तीसरा होता है लाइपेज, ये क्या करता है, ये स्टार्चों को पचाने का काम करता है। जो अमाइलेज होगा स्टार्चों को पचाएगा, ट्रिप्सिन जो होगा वो आपको प्रोटीन को पचाएगा, लाइपेज जो होगा आपका फैट को पचाएगा, जो बसाई जो पदार्थ फैट वाला आता है, बसा वाला तेल युक्त पदार्थ होते हैं, उनको पचाएगा। तीन प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हमारा अग्नाशय हो गया। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। ग्लूकागॉन और आपको मैंने क्या बताया, इंसुलिन, ये दो हार्मोन स्रावित करती है, और ये तीन प्रकार के हमारे अमाइलेज, ट्रिप्सिन और आपका लाइपेज, इस नाम के हमारे तीन चीज़ों को वो करती है। उसके बाद आपने देखा ये भोजन यहाँ से जाने के बाद छोटी, ये ग्रहणी से जाने के बाद छोटी आंत में करता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करता है, जो अग्र क्षुद्रांत कहते हैं, क्षुद्रांत देखा छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो ये जनरली नाम तो छोटा है इसका, बस छोटी आंत कहा गया है, लेकिन छोटी आंत केवल साइज़ के हिसाब से कहा गया, इसके व्यास के आधार पर कहा गया, लेकिन ये सबसे लंबी होती है, कम से कम 5.5 से 6.5 मीटर तक लंबी होती है। तो इसमें भोजन को गुजरना होता है यहाँ से। इन जगहों में क्या होता है, अब छोटी आंत में भी क्या होगा, इसका पाचन होता है। छोटी आंत में जनरली क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आंत्र रस निकालते हैं, इंटेस्टाइनल जूस वहाँ निकालते हैं, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करेगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में करेगा, और वसा को अन्य वसा या ग्लिसरॉल में उसको चेंज कर देता है। तो छोटी आंत में भी पाचन होता है। तो कभी कभी पूछते हैं कि भाई वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वसी अम्लों का पाचन छोटी आंत में ही होता है। किसमें, क्योंकि छोटी आंत में आंत्र रस हमारा निकलता है। ठीक हो गया। तो ये छोटी आंत के बाद हमारा भोजन निकल करके कहाँ पहुँचता है, आप देख सकते हैं, ये लास्ट में गुजरने के बाद ये बड़ी गात, यहाँ बड़ी जहाँ से आंत शुरू होती है, यहाँ पर पहुँचता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको
कोलोन भी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो यहाँ पर से अंधनाल यहाँ से शुरू होती है। तो अंधनाल का मतलब कि जो यहाँ पर से जो दो छोटी आंत और बड़ी आंत का यहाँ पर ओपनिंग होती है, वहाँ पर इसको अंधनाल कहा जाता है। तो यहाँ से बड़ी आंत प्रारंभ होती है। कहाँ से? ये आपकी बड़ी आंत प्रारंभ होगी। अब आपको देखते हैं बड़ी आंत के साइड में छोटी सी चीज़ निकली हुई है जिसको हम कहते हैं कृमिरूप परिशेषिका। कृमिरूप परिशेषिका का अंग्रेजी रूपांतरण सभी लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं समझते हैं उसको। वो है दैट इज़ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हम कहते हैं। अपेंडिक्स क्या होती है? ये होती है अपेंडिक्स से कृमिरूप परिशेषिका। ये जनरली क्या होता है, ये क्यों है, इसका फंक्शन अब कुछ नहीं है। पहले क्या होता था, मनुष्य भोजन को पका करके नहीं खाता था। आदि मानव की यदि आप बात करते तो पका करके नहीं खाता था। तो उस पीरियड में यह जो होता है सेलुलोज का पाचन करता था। जो कृमिरूप परिशेषिका अपेंडिक्स है ये सेलुलोज का पाचन करता था, लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ। जैव विकास में आपने देखा जब जिन चीज़ों का उपयोग नहीं होता है वो लुप्त हो जाती हैं। तो ये हमारी ग्रंथि जो थी है लुप्त हो गई, और लेकिन इसके अवशेष के रूप में अभी भी बनी हुई है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो अगर यहाँ से छोटी आंत की हम बात करते हैं तो छोटी आंत में समस्त भोजन हमारे यहाँ पच जाता है। उसके बाद हमारा इसके बाद ये यहाँ से पचने के बाद कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो छोटी आंत हमारी नहीं पचा पाती है, ये फिर बड़ी आंत में आती है। बड़ी आंत में पचने के बाद यहाँ से क्या होता है, इसका जो भी इसमें लिक्विड टाइप है, तरल जो भी इसका पदार्थ इसमें बचा होगा, इसको ये बड़ी आंत हमारी ये एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ इसका पाचन कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद इसको ठोस के रूप में डाल देता है, थोड़ा सॉलिड बना देता है। सॉलिड बनाने के बाद ये कहाँ हो गए, मलाशय में, जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद इसको एनएच इसको मोड़ देते हैं, जहाँ से हमारा अवस्कर द्वार या गुदा हम बोलते हैं, यहाँ से हमारा सॉलिड के रूप में, हमारा मल के रूप में हम इसको बाहर निकाल देते हैं। एक बच्चे ने मेरे को पहले पूछा था कि उत्सर्जन का ये तंत्र है, ये उत्सर्जन तंत्र में नहीं आता है। ये हम कह देते हैं भाई, कई लोग कहते हैं कि ये तो हमारा हमने मल के रूप में बाहर निकाल दिया उत्सर्जन, बट ये उत्सर्जन के रूप में ये नहीं लिया जाता। इसको हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा, सारी चीज़ों के एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। पाचन तंत्र को सिंपल रूप से हम पढ़ लेते हैं एक बार, कैसे कर ले रहे हैं। इसका हम दूसरा डायग्राम, अच्छा एक चीज़ देखिए, इसका हम जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसका एक दूसरा डायग्राम हम आराम से इसमें आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, इसी का दूसरा भाग है। इसमें आप देखिए ये मुंह में हमारे क्या क्या चीज़ें, तालू, जीवा, जीभ या दांत, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। यहाँ से लार ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे करते रहती हैं, और इसमें हमने इस तरीके से हमारा भोजन हमारा पचते गया। पचने के बाद क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, डायग्राम को आप गौर से देख करके आप समझ सकते हैं इसको कैसे कैसे क्या करना हो रहा है। इसको भोजन गुजरने की या कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, हमने इसको थोड़ा सा इसमें भी दिखाने की कोशिश की है। जनरली आपने इसको देख भी लिया है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर लिया। एक समरी में इसको और थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप इसको जनरल देख लीजिए कि पाचन क्या होता है। पाचन आपने देखा मुँह से शुरू होता है और गुदा द्वार में ख़त्म होता है। तो मुँह से पाचन शुरू हुआ तो यहाँ लार ग्रंथियों से लार में जो हमारे तत्व, जो हमारे एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन और लाइपेज, यहाँ से पाचन शुरू हुआ। यहाँ आमाशय में आया तो आमाशय में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमारे क्या निकला, पेप्सिन और म्यूकस निकला। फिर यहाँ से पित्त रस हमारा इसमें से बना। यहाँ से आपका अग्नाशयिक रस आए, ये हमारे पाचन में यहाँ गए। इसके बाद छोटी आंत में गया, छोटी आंत में भी हमारा बसा का पाचन होता है। उसके बाद बड़ी आंत में आए, बड़ी आंत में आने के बाद यहाँ इसका सारे जो तरल पदार्थ थे इसके अवशोषित कर लिए गए। बाद में सूखने के बाद इसको हम कहते हैं सॉलिड मटेरियल बनाने के बाद रेक्टम पर या मलाशय पे इकट्ठा कर दिया गया। लास्ट में इसको अवस्कर द्वार या गुदा से निष्कासित कर दिया गया। ये हमारी पाचन प्रक्रिया इसमें समाप्त होती है। तो इस वीडियो के द्वारा आपने समझ लिया होगा किस प्रकार से हम पाचन प्रक्रिया को तय करते हैं, या भोजन हमारा किस प्रकार हमारे शरीर में पचता है और किस प्रकार ये ब्लड में जाता है। तो अगर एक छोटा सा बिंदु इसमें बताना चाह रहा था, इसमें क्या था कि जो हमारा अवशोषित भोज्य पदार्थ होता है, यहाँ से छोटी आंत से जब अवशोषित होता है तो वह हमारा ब्लड में ही से कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद जो छोटी आंत में एसिमिलेशन की प्रोसेस यहाँ पूरी होती है, और जो बड़ी आंत के समाप्त होने के बाद इसको हम बहिक्षेपण कह सकते हैं, या इजेक्शन इसको हम बोल सकते हैं कि शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया हमारे इसमें होती है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। हम एक बार दोबारा से आपको इसके लेसन की तरफ जाते हैं, तो इसमें देखते हैं इस पाचन में हम क्या क्या हो रहे हैं। एक बार इसको आप आराम से देख भी लेना, और इसका जो नेक्स्ट रूप होगा इसमें मैंने आपको इसके सारे सिस्टम मैंने बता दिए। एक इसके जो क्वेश्चन है इसमें दे रखे हैं, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आप देख रहे हैं,
ये इसमें दे रखे हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन सी कच्ची सामग्री होती है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, पाचक एंजाइम के क्या क्या कार्य होते हैं, और पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धात्मक कैसे अभिकल्पित किया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता दिया, तो इसको आप बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो इसमें से हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका श्वसन का। तो जो लास्ट हम इसका जो अंत हमारा जो यूनिट जो बनेगी, इसमें टॉपिक जो बनेगा, उसके बाद हम नया वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपके सारे क्वेश्चनों के हम आंसर देंगे। और इसको इससे पहले भी आपने देख रखी, तो उसके बाद आपको कंटिन्यूस वीडियो को आगे चलते रहना पड़ेगा, तभी आपके पूरा लेसन समझ में आएगा। क्योंकि एक लेसन को हम इतनी जल्दी एंड भी नहीं कर रहे थे। इसमें ऐसी ऐसी यूनिटें हैं। आपने सबसे पहले डाइजेशन पढ़ा, उसके बाद आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर आपका उसको पढ़ेंगे आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें न्यूरॉन सिस्टम के बारे में भी आप थोड़ा सा जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए एक एक टॉपिक करके हम लेंगे, तो आपको कंटिन्यूटी बनाते रहनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ दिया, तो इसके बाद हम आपको नए वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड डे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। बाय।